आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिनल नहर अल बाहर यानी फ्रॉम रिवर टू सी, यानी नदी से लेकर समंदर तक ये लक्ष्य है, ये हदफ है ईरान का पूरी तरह से कि आगे के लिए हमेशा के लिए उस पूरे खित्ते में अमेरिका का दबदबा, उसकी सैन्य मौजूदगी को खत्म कर दिया जाए और फिलिस्तीन की आजादी को मुकम्मल किया जाए, पूरा किया जाए। जी हां, अब ये हदफ, ये लक्ष्य बन गया है। ये लक्ष्य पहले से ही था लेकिन अब इस पर अमल शुरू हो गया है, ये नजर आ रहा है। क्योंकि एक बड़ी खबर ये है जो आपको, उससे बड़ी तो दिव्यांशु बताएंगे, लेकिन आपको पहले अपडेट कर दें, वो ये है कि इजराइल के अंदर एक माउंट नेरोन करके एक बहुत ही अहम रडार बेस है, उसको जो एक बड़े एरिया को कवर करता है, उसे ईरान ने पूरी तरह से अपनी मिसाइलों के जरिए तबाह करने का दावा किया है, तबाह कर दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा 19वीं मौज में एक ऐसी ताकत निकाल ली है जो पूरा खेल ही बदल देगी। दिव्यांशु बताएंगे। जी हाँ, अगर रडार सिस्टम को निशाना बना लिया है तो यही वो कारण होता है जिसकी वजह से इंटरसेप्टर्स काम किया करते हैं। अगर उन्हें पहले से वो भांप लेते हैं कि कोई चीज़ उनकी साइड आ रही है, और अगर जब रडार ही खत्म है और वो ध्वस्त हो जाता है तो फिर इंटरसेप्टर्स का कोई मतलब नहीं निकलता अपने हिसाब में। ये वो चीज़ आप देख रहे हैं, ये वो मिसाइल आप देख रहे हैं जो इस वक्त पहली बार इस 6 दिन, आज 6वां दिन है इस पूरे युद्ध के दौरान, पहले दिन आज ईरान ने आखिरकार इसको निकाल लिया है। खुर्रमशहर 4 की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा लगातार दुनिया भर में चल रही थी। ये वो इतनी तेजी से चलने वाली मिसाइल है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अगर इसके पूरे कार्यक्रम को समझेंगे, इसके पूरे तौर तरीकों को समझेंगे तो अपने आप में बहुत खतरनाक आपको समझ में आएगा। इसराइल पे पहली बार मारा, और ये देख रहे हैं कि इस तरीके से अपने बूस्टर को वो लेफ्ट करता हुआ वापस अंतरिक्ष में अब ये मोड़ लेगा अपने निशाने तक जाने के लिए। और ये भी खबर आपको बताएं, बहुत सटीक हमला करने में ये तेज है। 30 मीटर तक के दायरे में ये सटीक लक्ष्य को अपने भांप लेती है, वहां पर निशाना लगा लेती है। यानी आप जिसको निशाना बनाना चाहते हो, निशाना जो भी आपका रहेगा गोल, वहां के 30 मीटर के दायरे में ये गिर सकता है लक्ष्य के आसपास, या लक्ष्य पर सटीक हमला करने में इसे बताया जाता है। ये आखिरकार निकाल लिया गया है। इसके पूरे स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, मैं चाहूंगा इसको रोक दिया जाए यहीं पे। अब ये समझेंगे आप आखिर के किस तरीके से ये पूरा काम करता है। तो ये वो चीज है खुर्रमशहर 4 जी, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। रेंज अप टू 2000 किलोमीटर तक की है। पेलोड की बात करें तो 1500 से 1800 किलोग्राम। जो वॉरहेड आप देख रहे हैं, जो मेन चीज है जिसमें एक्सप्लोसिव है, धमाका जो करता है, वो यहां पर लगा हुआ है। ये सब बूस्टर, एक तरीके के रॉकेट हैं जो इसको बूस्ट करते हुए ऊपर लिफ्ट करते हैं। 19,500 किलोमीटर ये जा सकती है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद 9800 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में वापसी जब करती है तो 2000 किलोमीटर तक की चूंकि इसका रेंज है, ये वापस आती है और मैक 16 की गति से उड़ान भरेगी, मैक 8 की गति से वापस आएगी। वापस इसलिए आने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक तो अपने वायुमंडल में आना और हीट इतना ज्यादा होता है कि गति अपने आप कम हो जाती है। रैपिड लॉन्च 12 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है और कम से कम 15 मिनट से भी कम समय लगता है इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जी। और यही वजह है कि जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जैसे आप नाम सुनते हैं आयरन डोम वगैरह का, थार्ड का, तो एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ने में ज्यादातर कहा जाता है कि एडवांस, कितने भी एडवांस अब तक जो बने हो उनको ये चकमा दे देती है और फिर अपने निशाने पर जाकर सटीक हमला करती है। और इसे आखिरकार पहली बार ईरान ने लॉन्च किया है। ये इसराइल पर चलाई गई है। बताया जा रहा है कि अपने लक्ष्य तक पहुंची है। इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अपनी बहुत सारी मिसाइलों को रोका है, लेकिन खुर्रमशहर 4 का उन्होंने नाम नहीं लिया कि इसे रोक पाए हैं कि नहीं। बिल्कुल, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल में नुकसान हुआ, ईरान के अंदर भी हो रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक आज़ादी स्टेडियम करके एक स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम था, जहां पर 12,000 लोगों के बैठने की सुविधा थी। उसको इजराइल ने अपने हमले में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दोनों साइड नुकसान हो रहा है, जंग है, लेकिन ईरान इस नुकसान को अब झेलने के लिए तैयार है। वो इसलिए है क्योंकि उसने अब ठान लिया है कि जो भी अंजाम हो, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ये अमेरिका और इजराइल की जो इंटरफेरेंस है, वहां पर जो बार बार परेशान करने की जो कोशिश रहती है, उसको हमेशा के लिए खत्म करना है और फिलिस्तीन की आजादी का रास्ता बनाना है। उनका 50 साल से फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है, खासतौर से इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद में, तो वो उस पर अब लग गए हैं। और जब जंग शुरू ही हो गई है तो अंजाम वही होगा, आजादी तय होगी, यरूशलेम आजाद होगा। ये उन्होंने कह दिया है, किबला अव्वल आजाद होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम मार रहे हैं उस शहर
शहर में भी मार रहे हैं जिसे अल-कुद्स कहा जाता है। अल-कुद्स मतलब यरूशलेम, सबसे पवित्र शहर। तो सबसे पवित्र शहर पर भी हम मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसकी आजादी हमारा लक्ष्य है। और ऐसी कोई भी जगह जो ऑक्यूपाइड है, ऐसी कोई भी जगह उनके मुताबिक जो कि अधिकृत है, जो जबरदस्ती कब्जा की हुई है, उन सारे ठिकानों पर हम मार रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट ये है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान की जो फौज है वो IRGC और हिजबुल्ला इस वक्त दोनों मिलकर इसराइल के अंदर में हमलावर हैं। ये खबर आ रही है, दोनों तरफ से हमले अंजाम दी जा रहे हैं, इसलिए इसराइल में भारी नुकसान हो रहा है। तो हिजबुल्ला जो है नॉर्थ इसराइल को टारगेट किया हुआ है, नॉर्थ इसराइल में हिजबुल्ला हमलावर है, बल्कि और जो IRGC के जो जा रहे हैं तो पूरे ऑल ओवर इसराइल पे मार रहे हैं, आपको बता दें। और ईरान हर इलाके पे मार रहा है। इसके अलावा हिजबुल्ला साउथ लेबनान पर जमीन पर भी लड़ रहा है, ये भी खबर है कि कुछ टैंक वगैरह इसराइल ने उतारे हैं जमीन पर साउथ लेबनान में, तो वहां पर हिजबुल्ला ने अभी कुछ टैंक उड़ाए हैं, ये खबर भी आ रही। तो हिजबुल्ला जमीन पर भी लड़ रहा है। मतलब आप सोचिए, जंग सब तरफ से, मतलब साउथ लेबनान में भी चल रही है और इधर तो चल ही रही है। ये जंग हम जैसा बराबर बताते थे कि जब जंग होगी तो ये चारों तरफ से होगी, क्योंकि ईरान ने इतने बरसों में जो सिस्टम खड़ा किया, जिसे प्रॉक्सी कहते हैं, जिसे रेजिस्टेंस वो ईरान कहता है या अपनी मुकावमत कहता है, वो सब आएंगी और वो घेर के मारेंगी, सब तरफ से मार रही है। नहीं, लंबी जंग में एक तो उलझाना और हर तरफ से तोड़ना। इन देशों में, खासतौर से इजराइल और अमेरिका में, वो मतलब वो धैर्य नहीं है, वो सहनशीलता है नहीं। और इन लोगों ने उसको, इसी कमजोर नस को पकड़ा है कि इनको लंबे समय तक मारते रहो, उलझा के रखो, ये थक जाएं, इतना थका दो। तो ये भी एक खबर आई थी, दिव्यांशु अपने दर्शकों को बता दे कि कुछ मीडिया चैनल से चला रहे थे कि कुर्दिस्तान जो इराक में, वहां से भी कुछ लोग एंटर किए थे, जो मिलिशिया के हैं, कुर्द मिलिशिया के, वो ईरान के अंदर में एंटर किए थे, अमेरिका ने करवाए थे, ऐसी खबर आ रही थी। और वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अब ईरानी मीडिया ने इसको डिनाई किया है। उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुर्दिश लीडर है बारजानी, उनका बयान चलाया। बारजानी ने कहा है कि भाई हम नहीं है इसमें, हमारे को मत घसीटिए आप, और ना हम अमेरिका की बातों में आ रहे हैं, हमें नहीं उलझना इन चीजों से, हमारा लक्ष्य दूसरा है। तो वो मना कर रहे हैं, भाई हम नहीं है इसमें और हमारा नाम न लो। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अजरबैजान पर हमला हुआ था, अब जो है अजरबैजानी राष्ट्रपति की तरफ से, इल्हाम अलियेव की तरफ से एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि ईरान आतंकवादी गतिविधियों के लिए कमिटेड है। उनका कहना है कि ईरान ऐसा करता आया है अजरबैजान के खिलाफ। उन्होंने ये पहली बार हमारे ऊपर स्ट्राइक नहीं की है। उन्होंने एयरपोर्ट पर जो है वो ड्रोन अटैक किया है। ये पहली दफा नहीं है जब हमने ईरान के आतंकी गतिविधियों का चरित्र देखा हो। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान को अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए माफी मांगना चाहिए, या फिर अजरबैजान इस कृत्य के लिए ईरान को माफ नहीं करेगा। हालांकि ईरान के मीडिया चैनल बार बार ये दावा कर रहे थे कि ईरान ने अटैक नहीं किया है। हालांकि शुरुआती खबरें जो ईरानी आउटलेट की तरफ से आई थी, वो ये कहा जा रहा था कि ईरान का एक ड्रोन है, उसकी तरफ से यह हमला किया गया था। उन्होंने 2 ड्रोन मारे थे, एक स्कूल के पास गिरा, एक एयरपोर्ट के पास गिरा, टर्मिनल के पास। अब इससे हम किस तरीके से देखें, इनकी तरफ से भी क्या जंग छिड़ा जाएगा जिस तरीके से माफी मांगो, या तो हम भी आ रहे हैं? देखिए, जो भी कुछ करेगा इनके लिए भी, अगर अजरबैजान इस तरह से कोई कार्रवाई करता है तो वो भी अमेरिका और इजराइल ही करेंगे, क्योंकि वहां पर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा वहां पर उनकी मौजूदगी है अजरबैजान के अंदर में। और अगर ईरान ने मारा है तो अजरबैजान का एक सूबा है जो कि ईरान की बॉर्डर से लगा हुआ है और वही तुर्की की बॉर्डर से भी लगा हुआ है। मतलब तो ये संदेश हो सकता है तुर्की तक जाए कि भाई हमने, और तजाकिस्तान तक जाए जहां पर भी अमेरिकी मौजूदगी है। तो हो सकता है ईरान ने अगर ये हमला किया भी है, जो अभी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दूरगामी संदेश देने के लिए किया होगा कि तुर्की और तजाकिस्तान तक समझ में आ जाए कि हम वहां तक भी कोशिश कर सकते हैं अगर हम अपनी पे आ गए तो। हालांकि अभी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसके पीछे उनकी कोई रणनीति हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने यह हमला नहीं किया हो, और जैसा कि आरोप लग रहा है कि इजराइल खुद ऐसे हमले करवा रहा है, और ये कि भाई आपस में भी सब भिड़े या आसपास से भी ईरान पर हमले हो ताकि उसको युद्ध में मदद मिल सके, ये भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जंग में सब चलता है। कहते हैं ना, जंग मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो जैसे मोहब्बत में सब जायज है, वैसे ही जंग में सब जायज है, और हर तरह के हथकंडे सभी तरफ से अपनाए जाते हैं। ये नक्शजीवन वो इलाका है जहां पर एयरपोर्ट है,
जी, और ये इलाका, ये प्रांत की बात हो रही है जो थोड़ा सा अलग से है, अजरबैजान से थोड़ा हटके, पर है अजरबैजान का हिस्सा। बिल्कुल, इसमें तुर्की की भी सीमा लगती है, आर्मीनिया की भी सीमा लगती है, ताजिकिस्तान ठीक बगल में है अजरबैजान की। तो ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं कई देशों से मेल खाता है। एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है, कल की डेट में तुर्की पर भी हमले की खबरें आई थी। तुर्की की तरफ से कहा गया था कि नेटो एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हालांकि नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे रोकने में कामयाबी पाई थी। तुर्की की तरफ से यह भी कहा गया कि हम चेतावनी जारी कर रहे हैं, अगर फिर से हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम फिर नेटो के आर्टिकल 5 का उपयोग करेंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या आने वाले समय में ये जो हमला है, जिस तरीके से खुर्रमशहर 4 को निकाल लिया गया है, ये बताएं कि शुरुआत में कई लोग पूछ रहे थे कि शुरू में क्यों नहीं इन मिसाइलों को निकाला गया। तो ये लड़ने की अपनी एक कला होती है, एक तरीके की चीजें होती हैं कि दुश्मन को भांपा जाए। युद्ध कब तक चलेगा, क्या हम पहले ही अपने सबसे अच्छी मिसाइलों के खेप को निकाल लें ताकि बाद में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़े। यही कुछ वजहें होती हैं जिसकी वजह से रुक रुक कर अपनी गतिविधियों से, अपने तौर तरीकों से, अपनी रणनीतियों से अब जाकर ईरान ने ऐसी मिसाइलों को निकाला है। बिल्कुल, ये तो उनका एक तरह से पहले से तय था। उन्होंने जंग की अपनी जो तैयारियां की थी उसमें उसका ये हिस्सा भी था, हम भी बताते रहे हैं और अभी भी डिफेंस के एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि वो इसी रास्ते पे चल रहे हैं कि भाई पहले वो चीजें निकालो, इनको थकाना है। देखिए थकाना है, वो नुकसान, आप इस बात को समझिए, जज्बा हुसैनी को भी समझिए, जज्बा करबला को भी समझिए। नुकसान उठा, एक तो हमने आपको छेड़ा नहीं, ठीक है, कभी परेशान नहीं किया, लेकिन जब छेड़ोगे तो पिटोगे। तो कहने का मतलब है आपने छेड़ दिया, आपने वो गलती की, अब हम वो नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो हो गया, उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई। अब हम हर नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। जानों का नजराना पेश करने से करबला का जज्बा डरता ही नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमने इस पर एक और शो किया है दिन दुनिया में, आप देखिएगा कि जज्बा हुसैनी क्या है। उसको समझने के लिए आपको उस चश्मे से ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीके से आप मुझे कहें या मैं आपको कहूं तो हम दोनों इसको एक दूसरे को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आपको उसी चश्मे से देखना पड़ेगा कि वो जज्बा क्या है, जिसमें वो जान देने से रत्ती मात्र भी नहीं हिचकते। कुर्बानी सर्वश्रेष्ठ है, हर कोई कुर्बान होने के लिए आमादा है। हर इंसान को अपनी जान की फिक्र होती है ना, जान से मोह होता है। जब आप जज्बा करबला में आते हैं, जज्बा हुसैनी में आते हैं, तो उस मोह को आप त्याग देते हैं। और ये सिर्फ खास लोग ही नहीं, हर इंसान जो इसमें मुब्तला है। तो ये बड़ी बात है। और आपको एक और अपडेट मैं दे दूं कि जो वली फकी का जो ऐलान ईरान में होने जा रहा है, मतलब नए रहनुमा का, नए सुप्रीम लीडर का, उसको लेकर देखिए खबरें हमारे पास जिस तरह से आ रही है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो मुज्तबा खामनेई के नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि उन्हें चुन लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही है नहीं चुना गया है, अभी तक वो प्रक्रिया जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बताया नहीं जा रहा है, चुन लिया गया है। दोनों है, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं जो ईरान में मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मजलिस खोबरागान जो इसके लिए 82-85 सदस्यों की पूरी एक टीम है, बहुत बड़े बड़े आलिम दीन उसमें हैं और अलग अलग जजेस हैं, और जो भी उसमें उनके एक्सपर्ट हैं वो सारे हैं, वो इस प्रक्रिया को कर रही है। और कहा जा रहा है कि जंग खत्म होने का कोई वेट नहीं किया जाएगा, इसी दौरान चुन लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इकट्ठा होंगे तो इजराइल मार देगा, अमेरिका मार देगा, तो जो नई टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब वोट देने के लिए जो ऑनलाइन पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा और जो भी रिमोट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और उससे वोटिंग होकर के अपना लीडर, तो हो सकता है मुज्तबा खामनेई को का ही नाम हो या और लोगों का भी नाम हो, उसके लिए वोटिंग होना हो। कल तक कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो प्रक्रिया चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है और जल्दी ही नाम सामने आएगा। और ये साफ हो गया है कि जंग खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, जंग के बीच में ही वो अपना सुप्रीम लीडर चुन लेंगे। चलिए, बहुत सारी अपडेट जो है वो लाइव हिंदुस्तान पर लगातार जारी रहेंगी। अभी आते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।